हेलो बच्चों, मैं बसंत कुमार गुप्ता उर्मिला एजुकेशन अकादमी बस्ती से। तो चर्चा हो रही थी प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना को मैंने आपको बताया होगा कि जब उच्च आवृत्ति की प्रकाश तरंगे किसी धातु की सतह पर गिरती हैं, उच्च आवृत्ति की प्रकाश तरंगे जब किसी धातु की सतह पर गिरती हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उनको फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और चर्चा हो रही थी इसके कारण एक धारा का प्रवाह भी होता है। इस धारा को कहते हैं प्रकाश वैद्युत धारा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है। अब आगे की चर्चा हो रही है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव का कारण क्या है, क्यों प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो आप जानते हो कि किसी धातु की सतह पर मुक्त इलेक्ट्रॉन, किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो उस धातु के भीतर क्या होता है, अनियमित गति करते हैं। और धातु के भीतर एक दूसरे अणुओं से, इलेक्ट्रॉनों से, अणुओं से क्या करते हैं, आयनों से क्या करते हैं, टकराते हैं। क्या करते हैं? इसे टकराते हैं। अब कैसे उत्सर्जित होता है तो ये देखना, हमने आपको बता दिया कि प्रकाश का उत्सर्जन या अवशोषण कंटिन्यूअस ना होकर ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों में होता है। तो जब हम hν ऊर्जा का फोटॉन, जब प्रकाश किसी पर आपतित करते हैं तो प्रकाश आपतित करने का क्या मतलब हुआ? प्रकाश आपतित करने का क्या मतलब हुआ? आपने पैकेट आपतित किया, फोटॉन आपतित किया। तो जब hν ऊर्जा का फोटॉन का सिंबल ऐसे बनाते हैं, hν ऊर्जा का फोटॉन किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो धातु के भीतर किसी एक मुक्त इलेक्ट्रॉन से टकराता है। जब hν ऊर्जा का फोटॉन किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो वह धातु के भीतर उपस्थित किसी एक मुक्त इलेक्ट्रॉन से टकराता है और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद ये अपनी समस्त ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को दे देता है। समस्त ऊर्जा क्या कर देता है? इस इलेक्ट्रॉन को दे देता है और स्वयं इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। स्वयं इसका अस्तित्व क्या हो जाता है? समाप्त होता है। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जब बढ़ जाती है तो ये आकर्षण बल के विरुद्ध, अंतराणु का आकर्षण बल के विरुद्ध या वैद्युत आकर्षण बल के विरुद्ध ये बाहर जाने लगते हैं। तो कुछ ऊर्जा इनको बाहर जाने में लग जाता है और शेष ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए 10 जूल ऊर्जा का हमने प्रोटॉन इस पर आपतित किया, मान लिया 10 जूल, तो इस इलेक्ट्रॉन को मिला, hν ऊर्जा का इससे टकराया तो समस्त ऊर्जा इसको दे देगा, स्वयं इसका अस्तित्व समाप्त होगा। ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन का अस्तित्व समाप्त होगा, इलेक्ट्रॉन को 10 अतिरिक्त ऊर्जा मिल गई। इस ऊर्जा से कुछ ऊर्जा इसको सतह से बाहर निकलने में लग जाता है और शेष ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा, मान लीजिए 2 जूल उसको सतह से बाहर निकलने में लग गया तो बाकी शेष कितना, 8 जूल ऊर्जा जो होगी इसकी गतिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। किस रूप में कन्वर्ट हो जाती है? गतिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो है कि फोटॉन सतह तल पर स्थित ही किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा, कि तल के भीतर किसी सतह के भीतर किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा, तो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कुछ ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। सतह पर स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कम ऊर्जा सतह पर होगा, तो मान लीजिए सतह से बाहर निकलने के लिए 1 जूल ऊर्जा चाहिए तो बाकी कितना हो जाएगा, इसके पास कुल ऊर्जा 9 जूल। और सतह के अंदर जो मान लीजिए यहाँ पर कोई इससे टकराए, इसको निकलने के लिए बाहर ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़े बाहर निकलने के लिए, मान लीजिए 7 जूल लग गया तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 3 जूल। यानी कहने का मतलब हुआ किसी धातु की सतह पर जब हम प्रकाश आपतित करते हैं
तो उससे विभिन्न गतिज ऊर्जाओं के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। विभिन्न गतिज ऊर्जाओं के, कुछ इलेक्ट्रॉन सतह से निकलते हैं, कुछ सतह के भीतर से निकलते हैं, कुछ और तली से निकलते हैं, किसी से भी टकरा सकते हैं। तो विभिन्न गतिज ऊर्जाओं के क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। क्लियर हो गया? तो एक बात समझ में आई, किसी धातु पर जब हम उच्च आवृत्ति का प्रकाश डालेंगे तो उससे विभिन्न गतिज ऊर्जाओं का इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। कुछ ऊर्जा तो बाहर निकलने लग जाती है और शेष ऊर्जा जो बचती है वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर हो गया? ये था प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या, जो मैंने ये बताया है प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या। कुछ बच्चों ने हमको नोट्स के लिए कहा, देखिए मैं खुद इतना धीरे पढ़ा रहा हूँ, इतने आराम से सब्जेक्ट बोलता हूँ, परिभाषा बोलता हूँ, आप तो उसको सुन के लिख सकते हैं। तो जो बच्चे हैं अगर नहीं लिख पाते हैं तो भाई उनको दे देंगे, हमको से ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। पर जनरली आप मेरे शब्दों को पहले आप प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या, मैक्सवेल प्लांक का क्वांटम सिद्धांत लिखिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की परिभाषा लिखा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का कारण क्या लिखा, व्याख्या लिखा। समझ में आ गया? अब ध्यान से देखिए, हर्ट्ज ने जो प्रयोग किया था, या एक वैज्ञानिक मैंने आपको बताया था, हालवास और लेनार्ड ने जो प्रयोग किया था, उन्होंने विसर्जन नलिका ली। विसर्जन नलिका को आप लोग जानते होंगे, कैथोड एनोड के कोई पड़ा होगा। इसको क्या किया, एक विभव विभाजक यंत्र से जोड़ दिया। एक विभव विभाजक यंत्र से इसको जोड़ दिया। विभव समझ रहे हैं, विभव में परिवर्तन करता है जनरेटर। एक विभव विभाजक यंत्र से इसको हमने क्या किया, जोड़ दिया, कुछ बैटरी लगा दिया। ये मान लीजिए प्लेट P1 है, ये प्लेट P2 है। इसको मान लीजिए धन विभव दिया, इसको मान लीजिए ऋण विभव दिया। यह आपका ऋण है और ये प्रधान है, ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया। जब कैथोड प्लेट पर आप उच्च आवृत्ति का प्रकाश आपतित करोगे, इसको कोई विभव मैंने दे दिया, कोई ऋण विभव दिया। जब कैथोड प्लेट पर आप उच्च आवृत्ति का प्रकाश आपतित करोगे तो उत्सर्जित यहाँ से धातु की सतह से इस कैथोड प्लेट से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगेगा। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होंगे, ठीक है, ऋण आवेश धन प्लेट की ओर एनोड प्लेट द्वारा आकर्षित होंगे और इसमें एक धारा बहने लगेगी। इस धारा को मैंने क्या कहा था, प्रकाश वैद्युत धारा कहा था। माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर में इसकी धारा बढ़ती है, मिली एम्पियर में इसकी धारा बढ़ती है। अब ध्यान से देखिए, हमारा जो टॉपिक है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। ये व्याख्या के बाद जब प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करेंगे, इसके बाद अगला नियम लिखेंगे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम। बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो मैं प्रयोग द्वारा समझा रहा हूँ, बाद में क्रम से नियमों को बताऊँ। अब अगर मान लीजिए इसको एक कोई ऋण विभव दे दिया और इस पर हमने उच्च आवृत्ति का प्रकाश दिया। अब ध्यान से देखिए, अगर हम आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दें, आपतित प्रकाश की क्या बढ़ा दें, तीव्रता बढ़ा दें, यानी ज्यादा से ज्यादा प्रकाश इस पर डालें। तीव्रता समझ रहे हैं? आपतित प्रकाश की तीव्रता इस पर हम बढ़ा दें तो उत्सर्जन की दर, यानी प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की दर बढ़ जाती है और जिससे वैद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब प्रकाश वैद्युत धारा या प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन, जिसके बहुत सारे नियम हैं। पहला नियम मैंने बताने जा रहा हूँ कि प्रकाश वैद्युत धारा या प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर
आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। आपतित प्रकाश की क्या बोलते हैं? तीव्रता। तीव्रता बढ़ाते जाएंगे तो उत्सर्जन की दर यानी प्रकाश वैद्युत धारा का मान बढ़ेगा। यानी कहने मतलब उत्सर्जन की जो दर होगी, उत्सर्जन की दर किसके अनुपाती होती है? आपतित प्रकाश की क्या होती है? तीव्रता। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इस विसर्जन नलिका के कैथोड प्लेट P1 को उच्च आवृत्ति का और अधिक उच्च आवृत्ति का प्रकाश डालें, उच्च आवृत्ति मान लीजिए 10 जूल का फोटॉन था, अब 12 जूल का फोटॉन डालें, 18 जूल का फोटॉन डालें, उच्च आवृत्ति का प्रकाश डालें तो वैद्युत धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। केवल होगा क्या? इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। जैसे अभी मैंने बताया ना कि 10 जूल का फोटॉन आपने किया था, तो मान लीजिए सतह के किसी इलेक्ट्रॉन से टकराया, इसको बाहर निकलने में 1 जूल ऊर्जा निकलने में लग गई, बाहर निकल, तो इसके पास गतिज ऊर्जा कितनी होगी? इसकी जो शेष ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। चर्चा किया था, तो कितनी ऊर्जा होगी? 1 जूल तो बाहर निकलने में लगी हुई, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 9 जूल। परंतु अगर 10 की बजाय हम 20-18 जूल ऊर्जा का प्रकाश है, यानी क्योंकि फोटॉनों की ऊर्जा क्या होती है? जी, तो न्यू बढ़ाएंगे तो ऊर्जा बढ़ेगी। तो अगर हम 18 जूल ऊर्जा का प्रकाश डालेंगे तो 18 जूल करेंगे तो एक निकलने में लग गया, तो बाकी कितनी बचेगी? 17 जूल इसकी गतिज ऊर्जा। यानी कहने का मतलब होगा पर केवल ऊर्जा बढ़ जाएगी, धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कहने का मतलब उत्सर्जन की जो दर होती है, उत्सर्जन की जो दर है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती, निर्भर नहीं करती। उत्सर्जन की दर कहें या प्रकाश वैद्युत धारा कहें, दोनों का मतलब एक ही होगा। उत्सर्जन की जो दर होगी वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति की पर निर्भर नहीं करती। तीसरा जो होता है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, क्रमानुपाती होती है। यानी अगर आप अधिक ऊर्जा का प्रकाश डालेंगे तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, वैद्युत धारा नहीं बढ़ेगी। ये बात ध्यान रखिए, केवल उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा। चौथा नियम है कि यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता एक निश्चित आवृत्ति से कम है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। चौथा नियम क्या है? यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता क्या हो? एक निश्चित ऊर्जा से कम है, यदि आपतित प्रकाश की ऊर्जा जो है या आपतित फोटॉनों की ऊर्जा, यहाँ प्रकाश मतलब फोटॉनों का समूह, यदि आपतित फोटॉनों की ऊर्जा या आपतित प्रकाश की ऊर्जा एक निश्चित ऊर्जा से कम है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन उस धातु की सतह से नहीं होगा। जैसे मान लीजिए इस धातु की सतह से किसी इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने के लिए 3 जूल ऊर्जा की आवश्यकता है और जो हम फोटॉन आपतित करें उसकी ऊर्जा 2 है, तो ये इससे टकराएगा तो अपनी 2 जूल ऊर्जा तो देगा, तो जबकि बाहर निकलने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए? 3। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। तो अगला चौथा नियम क्या लिखेंगे? यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता, आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित मान से कम है तो
धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं। पांचवा, जैसे ही धातु की सतह पर हम प्रकाश आपतित करते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। जैसे ही धातु की सतह पर हम प्रकाश आपतित करते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। ऐसा नहीं होता कि पहले आप प्रकाश आपतित होगा, उसका कोई फोटॉन किसी इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा बढ़ जाएगी तो उसी ऊर्जा से बाहर निकल लेगा, तब इतना समय नहीं लगेगा। जैसे ही आप प्रकाश डालेंगे इलेक्ट्रॉन फटाफट निकलना शुरू होगा। यानी कहने मतलब इलेक्ट्रॉनों के प्रकाश के आपतित करने और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के बीच कोई समय पछता नहीं होता। समय पछता का मतलब टाइम लैग नहीं होता। टाइम लैग का मतलब कोई समय नहीं होता, जैसे आप डालेंगे वैसे उस इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो लगेगा। तो ये 5 नियम है, इसको आपको लिखना है। हेडिंग करेंगे प्रकाश के उत्सर्जन के नियम। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये 3 नियम है, 2 नियम 3 नियम है कि उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुपाती होती है। उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता के आपतित प्रकाश की आवृत्ति की तीव्रता के आपतित प्रकाश की आवृत्ति के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। अधिक आवृत्ति का प्रकाश डालेंगे तो अधिक इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन। तो ये 4-5 नियम थे, ठीक है। अब इसमें कुछ छोटी मोटी परिभाषाएं हैं। यानी कहने का मतलब ये होता है किसी धातु से सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो तो उसके लिए धातु की सतह पर जो हम प्रकाश डालेंगे उसकी आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। उसकी आवृत्ति क्या हो? एक निश्चित आवृत्ति से क्या हो? अधिक। अगर कम है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं। क्लियर? समझ में आप लोग को आ गया होगा। अब इसमें कुछ छोटी मोटी परिभाषाएं हैं प्रकाश उत्सर्जन के संबंध में। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। उसमें सबसे पहला आता है देहलिया। देहलिया, इसको अंग्रेजी में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। हमने क्या कहा कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति निश्चित आवृत्ति से कम है तो उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं हो, तो उस निश्चित आवृत्ति को क्या कहते हैं? देहलिया। जैसे मान लीजिए किसी धातु की सतह से, यहाँ जो मैंने कहा था ना, मैंने बताया विभिन्न गतिज ऊर्जाओं के इलेक्ट्रॉन, हमको उन गतिज ऊर्जाओं से मतलब नहीं, हमको अधिकतम गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन की चर्चा करेंगे जिसको हम ई के लिखते हैं। अधिकतम गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, न्यूनतम गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी धातु की सतह से, यहाँ सतह से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है। किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 3 जूल ऊर्जा की आवश्यकता है। अब हमने अगर मान लीजिए कि जो आप प्रकाश डाला, जो फोटॉन आपतित किया, उसकी ऊर्जा भी कितनी है? 3 जूल। तो इलेक्ट्रॉन से जब टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन केवल सतह से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि समस्त ऊर्जा इसको दे देगा। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 3 जूल हो गई अतिरिक्त, और वो ऊर्जा से बाहर निकल जाएगा। जो बाहर निकलेगा तो उसके पास कोई ऊर्जा शेष नहीं बचेगी, अर्थात गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? शून्य। तो किसी धातु की सतह पर आपतित, यदि आवृत्ति की परिभाषा है, किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश फोटॉनों की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का केवल उत्सर्जन करा सके, गतिज ऊर्जा ना हो, केवल उत्सर्जन करा सके, तो उस आवृत्ति को क्या कहते हैं? देहलिया। किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश फोटॉनों की वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का केवल उत्सर्जन करा सके, उसमें गतिज ऊर्जा ना हो, तो उस न्यूनतम आवृत्ति को क्या कहते हैं? देहलिया आवृत्ति। और लिखते हैं न्यून।
यानी देहली आवृत्ति पर जब देहली आवृत्ति का प्रकाश डालेंगे तो धातु की सतह से केवल इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे, उसमें कोई गतिज ऊर्जा नहीं। तो देहली आवृत्ति पर प्रकाश, तो देहली आवृत्ति के प्रकाश को डालना, देहली आवृत्ति के प्रकाश फोटॉन की ऊर्जा कितनी हो जाएगी? ऊर्जा को E0 लिखते हैं, ये हो जाएगा hν, या हो जाएगा hc/λ, जहाँ λ0 क्या है? देहली तरंगदैर्घ्य बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? देहली आवृत्ति। इतना समझ में आ गया? मात्रक इसका भी झूले क्लियर हो गई? समझ में आ गया आप लोग को? ये तो था छोटी मोटी परिभाषाएं थी, अभी और भी परिभाषाएं हैं जिनको हम आगे चर्चा करेंगे। ये चित्र कल हम फिर इसको बना के इसके बारे में और बताएंगे, तो आगे की चर्चा कल होगी। और मैंने आपसे बताया था कि सितंबर से आप लोग का कुछ बच्चों को हम बुलाएंगे, कुछ बच्चों को टाइम दिया जाएगा जिसको पढ़ने के शौकीन हैं, तो उन बच्चों को बुलाया जाएगा ताकि कुछ क्लासेस चलें, एक 2 बच्चों को बुला के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो पहली तारीख से आप लोगों का क्लास चलेगा। धन्यवाद।